लिखेंगे सम बेसिक accounting principles some basic accounting principles फर्स्ट है हमारे पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिएगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले दिस कॉन्सेप्ट या दिस प्रिंसिपल अप्लाइज ओनली टू फिक्स्ड असेट्स या नॉन करंट असेट्स। बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है जब आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप कुछ प्रिंसिपल फॉलो करते हो, जिनको ये कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिस कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल अप्लाइज ओनली टू द फिक्स्ड असेट। यानी कॉस्ट प्रिंसिपल या कॉस्ट कॉन्सेप्ट केवल और केवल किस पर अप्लाई होता है? फिक्स्ड असेट पर अप्लाई होता है। क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट? लिखेंगे द फिक्स्ड असेट the fixed assets of a business are recorded fixed asset of a business are recorded on the basis of their original cost initially। इनिशियली का मतलब जब आप उसे फर्स्ट ईयर में अकाउंट फॉर करोगे तो फिक्स असेट को किस पर लिखा जाता है? कॉस्ट पर। फिर लिखें सब्सिक्वेंटली these assets are recorded subsequently these assets are recorded after deducting depreciation। as per this principle market price should not be taken in account। ये लीजिए, तो कॉस्ट प्रिंसिपल या कॉस्ट कॉन्सेप्ट फिक्स असेट पर लगता है
जो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब आप इनिशियली फिक्स असेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करोगे, सब्सीक्वेंटली जब आप उसको दोबारा रिकॉर्ड करोगे तो आप उसे उसकी बुक वैल्यू यानी कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन पर रिकॉर्ड करोगे। और यही वो कॉन्सेप्ट है या यही वो प्रिंसिपल है जिसके अप्लाई होने की वजह से हम फिक्स असेट की मार्केट प्राइस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसीडर नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे असेट की हमने जब खरीदा था तो 1 लाख वैल्यू थी, मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया और इन्फ्लेशन आने की वजह से वो असेट महंगी हो गई, तो भी हम उसकी मार्केट प्राइस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे अगर हम क्या फॉलो कर रहे हैं, कॉस्ट प्रिंसिपल या कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो बताइए, लिख लिया सबने? यस सर। आइएगा, दूसरा है मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कॉन्सेप्ट। सर हाँ जी। ये लास्ट में आपने क्या लिखा है? एज पर दिस प्रिंसिपल मार्केट प्राइस शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। यानी जैसे मान लो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मैंने है ना क्या किया था, एक असेट खरीदी थी, ठीक है, असेट की कॉस्ट थी मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्केट में इस असेट की डिमांड बढ़ गई या मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया और इस असेट की आज की मार्केट प्राइस है 1,40,000 रुपए। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप इस 40,000 का इंपैक्ट नहीं लोगे, आप अभी भी अपनी बुक्स में कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन पर ही दिखाओगे। आपका जो प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं या अगर किसी असेट की प्राइसेस गिरी हैं तो उसकी मार्केट प्राइस को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे अगर आप कॉस्ट प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो तो। बोलो, क्लियर है? यस सर। चलिए, नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बताइए, ध्यान है किसी को? मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, बताओ मुझे। कोई भी आप में से मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? नहीं, all expenses should be matched बिल्कुल, all expenses should be matched with revenue in the same accounting period। इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, या अब मैं इसको और कैसे बोल सकता हूं, all expenses incurred to generate revenue should be account for in the same period।
in the सेम पीरियड। यानी देखिएगा, आप अपने बिजनेस में रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड पर। एग्जाम्पल, ये है मिस्टर एक्स, ठीक है। इन्होंने एक अकाउंटिंग पीरियड लिया, मान लेते हैं 2020-21, ठीक है। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आपने कुछ रेवेन्यू जनरेट की, आपने कुछ रेवेन्यू अर्न की है, और साथ ही साथ आपने इस रेवेन्यू को अर्न करने के साथ साथ अर्न करने के लिए क्या किए होंगे, कुछ एक्सपेंसेस भी इनकर्ड किए होंगे। देयर मस्ट बी some expense there must be some expenses to earn revenue। तो बस मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप एक पर्टिकुलर पीरियड की अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपने जो रेवेन्यू कमाई और उस रेवेन्यू को कमाने के जो खर्चे आपने किए वो आपको उसी अकाउंटिंग पीरियड में लिखने चाहिए, ताकि आप उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकाल सको। अगर आप ये मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा वो आपका गलत कैलकुलेट होगा। तो लिख दें एक और लाइन, लिख लिया क्या पहले यहां तक? लिखेंगे ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग due to application of matching principle we can calculate correct profit or loss we can calculate correct profit or loss for a given period for a given period। बताइए, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट प्रिंसिपल, आफ्टर दैट हमारे पास है मैचिंग प्रिंसिपल। देखिएगा, थोड़ा सा अगर हम आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग भी बात करते हैं तो मैचिंग प्रिंसिपल आ गया, अभी फुल डिस्क्लोजर और ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। ड्यूल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, ये हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया।
चलिएगा, थर्ड लिखेंगे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या रियलाइजेशन प्रिंसिपल। देखिए नाम से ही अपने आप को बता रहा है, रियलाइज होने के टाइम पर ही आप रिकॉर्ड करोगे। देखिएगा, मैं आपको एक बार स्टडी मटेरियल से रीड करवाता हूं इसने क्या बोला, फिर हम इसको लिखेंगे थोड़ा और आसान शब्दों में। देखिएगा सभी जने ध्यान से सुनना। दिस प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट स्पीक अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर एक्चुअली रियलाइज्ड। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को आप अपनी बुक्स में तभी रिकॉर्ड करोगे जब वो एक्चुअल रियलाइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल और प्रॉफिट ऑन सेल विल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन मनी इज रियलाइज्ड, that is either cash is received or legal ownership is transferred। यानी ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आपने किसी भी अमाउंट को रियलाइज्ड कर लिया है, तो रियलाइज्ड कर लिया है तो हम ये क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम उसे अपनी बुक्स में क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। आइए अब हम जरा इस बात को लिख लें। As per this principle, transactions should be recorded when cash realized in respect of such transaction। Such transaction no profit or loss should be recorded unless they are earned। Unless they are earned, that is ownership have been delivered to buyer। लीजिए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, बिल्कुल ये बोलता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो जब मनी एक्चुअली रियलाइज्ड फॉर सच ट्रांजैक्शन। अगर आप किसी भी प्रॉफिट और लॉस को बुक करना चाहते हैं तो वो तभी रिकॉर्ड करेंगे जब
वो अर्न कर लिया गया हो। प्रॉफिट और लॉस अर्न कब होते हैं? जब या तो कैश मिल जाए या आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी हो, या आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी हो। लिख लिया क्या सबने? सर एक बार सर पीछे एक बार करना। वापस हाँ। हो गया? सर एक बार इससे पीछे वाला पेज लेना, एक बार बस थोड़ा सा और रहेगा। ये यस सर डन। आइए, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट या मटीरियलिटी प्रिंसिपल। सर एक बार थर्ड वाला दिखा दो। एक सेकेंड, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। ओके सर। लिखेंगे as per this principle, as per this principle, we should record that transaction which are material, मटीरियल का मतलब है इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। फॉर द बिजनेस, if there are some transactions if there are some transactions which are immaterial or low value, can be ignored or can be recorded consolidated basis। बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये जो लाइन लिख रहा हूं देखिएगा, ये मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जरा अपन इसको समझते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन से। ये एक मिस्टर ए हैं जिन्होंने अपने यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम खोला है। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, बहुत ध्यान से समझना। अब इन्होंने इस शोरूम के लिए टीवी, एसी, कूलर,
वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, ये सब खरीदे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप इनको सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करो। दीज ऑल ट्रांजैक्शंस आर मटेरियल फॉर योर बिजनेस। आपके पास जितनी टीवी हैं सबके स्टॉक बनाओ, एसी है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, आप सबको प्रॉपरली रिकॉर्ड करो। हाँ बिल्कुल हर्षित, मटीरियलिटी को शायद ये मीनिंग है ना, बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूं, छोटे अमाउंट को इग्नोर करना या उनको एक कंसोलिडेट खर्चे के रूप में दिखा देना, अभी मैं वही बात आ रहा हूं। तो देखिएगा, तो टीवी, एसी, कूलर, इन सबको जो कि मटीरियलिटी रखते हैं, इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं, उनको आप प्रॉपरली रिकॉर्ड करो। बस यही शोरूम में आपके पास कुछ पेन होंगे, पेंसिल होंगी, ठीक है, कुछ और भी ऐसे आइटम होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं पेपर वेट हो गया, ठीक है, कैलकुलेटर हो गए, ये सब भी आपके शोरूम में काम आ रहे हैं। बट अब जैसे मान लो पेंसिल है, अब पेंसिल कितने की आती है भाई? एक पेंसिल कितने की आएगी? 5 रुपए की। 5 रुपए की, 2 रुपए की, 3 रुपए की। क्या आपको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन को सेपरेटली रिकॉर्ड करना मटेरियल है? आप उस 5-5 रुपए का हिसाब रखोगे क्या? एक पेन आ रहा है 3 रुपए का, 5 रुपए का। तो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो आपके लिए मटेरियल वैल्यू रखते हैं उनको रिकॉर्ड करो, और इन ट्रांजैक्शंस को या तो आप एज अ स्टेशनरी एक्सपेंस डाल दो, और इवन अगर आप इग्नोर भी कर देते हो ना 2, 5, 10 रुपए के ट्रांजैक्शन को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप मटीरियलिटी के प्रिंसिपल पर अकाउंटिंग कर सकते हो। और इसी तरह से आप क्या करते थे, आप अपने किसी भी ट्रांजैक्शन में, आपका जैसे आंसर पॉइंट्स में आता था ना पैसों में, तो आप उस पैसों को इग्नोर कर देते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मनी को इग्नोर करते आते हैं आप बचपन से। वो क्यों करते आ रहे हैं? वो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के कारण से। देखिए और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपका कोई ट्रांजैक्शन है, आपका कोई ट्रांजैक्शन है 40,450.25 रुपी का। बताओ मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अगर मैं मटीरियलिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करूंगा तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलेगा? आप इस 25 पैसे को क्या कर दो? इग्नोर कर दो। यानी आप अपने ट्रांजैक्शन को कितने पर रिकॉर्ड कर दो? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स के बाद ये जो फ्रैक्शन ऑफ मनी है, जो रुपी है, इट इज नॉट मटीरियल फॉर योर बिजनेस। क्लियर? बिल्कुल। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इनसिग्निफिकेंट जो अमाउंट है, उस इनसिग्निफिकेंट अमाउंट को अगर आप इग्नोर कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो इग्नोरेंस होता ही मटीरियलिटी प्रिंसिपल के आधार पर है। लिखें, this principle is an exception of full disclosure concept. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अभी एक और प्रिंसिपल पढ़ने वाले हो, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब बताओ। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल ये बोलता है वी शुड रिकॉर्ड ईच एंड एवरी आइटम इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फुल डिस्क्लोजर, जितना ट्रांजैक्शन है, हर ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड करोगे पूरी तरह से अपनी बुक्स में, उसे बोलेंगे फुल डिस्क्लोजर।
लेकिन मटीरियलिटी बोलता है इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, छोटे ट्रांजैक्शन को छोड़ दो। और इसीलिए मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट को फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का एक एक्सेप्शन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट तो फोकस करता है ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड in your books of accounts, each and every transaction, whether it is significant or whether it is insignificant। लेकिन मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि केवल सिग्निफिकेंट को लिखो, इनसिग्निफिकेंट को क्या कर दो, छोड़ दो। तो इसीलिए मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट जो है आपका, वो फुल डिस्क्लोजर का एक एक्सेप्शन है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो कि फुल डिस्क्लोजर के एक्सेप्शन को बताता है। तो जो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि आपका फुल डिस्क्लोजर का ये एक्सेप्शन है। क्यों? दोनों अपोजिट बातें कर रहे हैं। फुल डिस्क्लोजर बोलता है सब कुछ रिकॉर्ड करो, मटीरियलिटी बोलता है केवल सिग्निफिकेंट वैल्यू को रिकॉर्ड करो। तो ये लाइन बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये एक एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का। बोली क्लियर? यस सर। फुल डिस्क्लोजर भी हम यही समझ लेते हैं। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट as per this principle, each transaction must be recorded. As per this principle, each transaction must be recorded. Whether significant or not. फुल डिस्क्लोजर का मतलब है हर ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से डिस्क्लोज करना, चाहे वो सिग्निफिकेंट हो या सिग्निफिकेंट न हो, आपको उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। Every transaction whether favorable or unfavorable for must be disclosed। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है फेवरेबल भी और अनफेवरेबल भी। अगर आपके किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से आपके बिजनेस पर फेवरेबल इंपैक्ट पड़ा है, या अगर आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया जिसकी वजह से आपके बिजनेस पर कोई अनफेवरेबल इंपैक्ट पड़ा है, तो दोनों ही बातों को आपको क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। इसे हम बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। सर डिस्क्लोज मतलब? डिस्क्लोज मतलब अपनी बुक्स में दिखाना। ठीक है, डिस्क्लोज करने का मतलब हो गया उसे रिकॉर्ड करना। आप ऐसे बोल सकते हो, मस्ट बी डिस्क्लोज्ड या मस्ट बी रिकॉर्डेड लिख देता हूं मैं।
समझना, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अब आप ये जो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है ये क्या बोलता है, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट कुछ नहीं होता। आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है, whether it is significant or whether it is insignificant, whether your favorable situation or unfavorable situation, you must recorded all such transaction for that period. फुल डिस्क्लोजर का मतलब ही यही होता है, फुल रिकॉर्डिंग। फुल डिस्क्लोजर का मतलब ही यही है, 100% recording of transaction। बताइए, क्लियर यहां तक बिल्कुल? Yes, sir. अब ये सारी चीजें ध्यान रखना, देखो अब क्योंकि इसके क्वेश्चंस चालू करेंगे बस अब हम, कि आपने कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा, मैचिंग प्रिंसिपल, रियलाइजेशन प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल और फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। एक सेकंड में आपको क्वेश्चंस थे मेरे, चलिएगा मैं दो चार, क्योंकि अभी आगे बड़े टॉपिक हैं, जो बात आप मेरे क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और जवाब देंगे आप। देखिए मेरी बात सुनना, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो ओनर को बिजनेस का क्रेडिटर मानते हुए डील करता है? अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल या विच कॉन्सेप्ट ओनर ऑफ द बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिटर? बिजनेस एंटिटी Business entity concept. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, ठीक है। as due to which concept non-financial quantitative information is not recorded in our books of accounts? किस प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट की वजह से हम ऐसी बातों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं जो कि नॉन फाइनेंशियल होती हैं? बताइए कौन सा ऐसा प्रिंसिपल पढ़ा था जिसकी वजह से हम केवल मॉनेटरी आइटम्स को लिखते हैं, नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी को नहीं लिखते? Sir, money measurement concept. वेरी गुड, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फाइन, सुनना ध्यान से, फाइनल अकाउंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस ड्यू टू द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। किस कॉन्सेप्ट की अकाउंटिंग वजह से? पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट।
revenue is considered as earn, revenue is considered as earn on the date when it is realized, रेवेन्यू को तब कंसीडर किया जाएगा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट किसका बोला मोहित? एक्रूअल कॉन्सेप्ट किसके लिए बोला आपने? मैंने अच्छा, नहीं क्यों हुआ? मेरी अभी के लिए एक्रूअल कैसे हुआ? सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, रेवेन्यू को तब कंसीडर किया जाएगा जब वो रियलाइज हो जाएगी। ये कौन से कॉन्सेप्ट में पढ़ा था अभी? सर रियलाइजेशन प्रिंसिपल। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मोहित, एक्रूअल कॉन्सेप्ट में नहीं था ये किसका पार्ट था? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का पार्ट था। हाँ कोई बात नहीं, चलिए तो आज अभी इतना ही। मैं आपको ये 10-15 क्वेश्चन है मेरे पास, ये भेजूंगा, तो आज आप इनको जरूर करना, तो आपको पता लगेगा कि इन कॉन्सेप्ट पर जो मैंने पढ़ाए हैं तो आप कितने इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो ये मैं आपको अभी दिन तक भेज दूंगा ताकि आप इन क्वेश्चंस को एक बार कर लेंगे, ताकि कल हम इनका फिर डिस्कशन करेंगे। और कल जो कुछ और बचे हुए हमारे कन्वेंशंस हैं, जैसे प्रिंसिपल या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म हो गया आपका, ठीक है, कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल हो गया, तो हम कल इनको भी डिस्कस करेंगे। तो कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। आज आप इन सबको पढ़ लेना। मैं फिर कह रहा हूं, इनमें से पक्का क्वेश्चन आता है आपका, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से चाहिए कि आपको मीनिंग क्लियर हो, ताकि आप आसानी से ये पता लगा सकें कि भाई कौन सा प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है।